अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। सितंबर अरहर की वैज्ञानिक बुआई विधि पर जानकारी। अधिक उपज हेतु हल्दी की फसल में प्रबंधन कार्य। सितंबर माह चल रहा है और इस मौसम में बहुत सारे किसान भाई अरहर की बुआई करते हैं, लेकिन इसकी बुआई करते समय कुछ वैज्ञानिक पहलुओं को अमल में लाना बहुत ही जरूरी होता है, तभी आप इस फसल से अच्छा उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप अरहर बुआई करते समय कौन कौन से बिंदुओं पर विशेष ध्यान दें, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला कटिहार के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज कुमार। देश में अरहर की जो उत्पादन कम हो रही है, अरहर के दामों में इजाफा हो रहा है, हमारी सरकारों को बाहर से अरहर का आयात करना पड़ रहा है। इस स्थिति में किसान भाई किस तरीके से ज़्यादा मुनाफा अरहर की खेती करके सितंबर में प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे किसान भाई कि खेत की जो तैयारी हम करते हैं, उस तैयारी में यह हमको ध्यान रखना है कि पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें, उसके बाद 1 से 2 जुताई देसी हल से करें। उस वक्त ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगा दें, जिससे कि खेत समतल हो सके और मिट्टी भुरभुरी हो सके। क्योंकि अगर खेत समतल नहीं होगा, किसी स्थान पे जल जमाव होगा, तो वहाँ पे फिर अरहर सूखने की समस्या आएगी। और खेत में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को बढ़ाने के लिए 5 टन गोबर की खाद जो है उस वक्त खेत में मिट्टी में मिला दें। अगर इसके बाद जो उर्वरक प्रबंधन की बात की जाए, तो जब आप खेती करने चल रहे हैं तो बेहतर तो ये होगा कि आप अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से मिट्टी की जांच करा लें। अगर किसी कारणवश आप मृदा की जांच नहीं करा पाते हैं तो आप 20 किलोग्राम नत्रजन, 40 से 50 किलोग्राम जो है स्फुर की मात्रा को बुआई के समय में आप उसमें छींट दें। इसके बाद जो किस्में उपयुक्त हैं सितंबर अरहर के लिए, उनमें पूसा 9 और शरद, ये 2 किस्में हैं जो काफ़ी अच्छा उत्पादन देती हैं और इनकी उत्पादन क्षमता जो है 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और ये जो किस्में हैं पूसा 9 और शरद, ये इनकी जो परिपक्वता अवधि है ये 200 से लेकर 220 दिन है और इनसे जो औसत उत्पादन प्राप्त होता है वो 15 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त होता है। सितंबर अरहर जो है उसके लिए जो बीज दर है वो 45 से लेकर 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप बीज लें। बीज जो है किसी प्रमाणिक सोर्स से लें, किसी सरकारी एजेंसी से लें तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। इसके बाद बीज का जो उपचार की बात कही जाती है, इस उपचार के लिए 2.5 ग्राम जो है डाइफोल्टान, कैप्टान अथवा थीरम से इस बीज को उपचारित करें। और बुआई के ठीक पहले ये जो हमने फफूंदीनाशक से उपचारित किया है, इस उपचारित बीज को राइजोबियम कल्चर और पीएसबी से उपचारित करें। उसके बाद बुआई करें। बोने की दूरी की अगर बात की जाए किसान बंधु, तो जो सितंबर अरहर में जो है पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर हम रखते हैं। सितंबर अरहर में जो खरपतवार नियंत्रण की बात की जाती है, तो पेंडीमेथिलीन 30 EC की जो मात्रा है उसकी 3 लीटर मात्रा जो है प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है। इसको 600 से 700 लीटर पानी में घोल बना करके जो बुआई के उपरांत जो है अंकुरन से पहले आप अगर खेत में छींट देंगे तो जो भी आपके खरपतवार हैं वो आपके नियंत्रित हो जाएंगे। और उसके बाद 20 से 25 दिन बाद उसमें अगर आपके पास पर्याप्त मानव श्रम उपलब्ध है
तो पहली निकाई गुड़ाई जो है 20 से 25 दिन बाद और दूसरी जो है 40 से 45 दिन बाद करनी चाहिए। 10 किलोग्राम जो है नत्रजन की मात्रा का उपरिवेशन जो पहली निकाई गुड़ाई आप करेंगे उसके बाद करें। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, जल्द होंगे हाजिर और कार्यक्रम में आगे भी बहुत कुछ खास है आपके लिए, बने रहिए हमारे साथ। अधिक उपज हेतु हल्दी की फसल में प्रबंधन कार्य। तन और मन की तंदुरुस्ती, घर की साज सज्जा या परिवार की हो सेहत का सवाल, घर में और बाहर एक साथ सही संतुलन बनाना या खुद को हो सजाने संवारने का सवाल, इन सभी पहलुओं पर सही टिप्स जानिए। देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन, सोमवार से शनिवार दोपहर 3:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के जो भी किसान भाई हल्दी की फसल लगाए हुए हैं, उनकी फसल इस समय कंद बनने की अवस्था में होगी और इस अवस्था में कुछ समसामयिक कार्यों को करना बेहद आवश्यक होता है। तो किसान भाइयों, कौन कौन से ये प्रबंधन कार्य हैं, इसकी जानकारी दे रही हैं जिला पटना की एक कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर संगीता। मई से मई तक के अंत में जो भी फसल लगा चुके हैं किसान भाई, अभी 4 महीने की फसल होने को है, तो यही समय है कि उसमें कंद बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो कंद बनते समय यह अवश्य ध्यान दें कि जो है उसमें नमी बनी रहे, नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। इससे अगर नमी की मात्रा में कमी आएगी तो कंद बनने में रुकावट आएगी। तो इसलिए किसान भाई अवश्य ध्यान दें कि जब अब चौथी महीना शुरू होने वाली है तो उसमें सिंचाई कम से कम 35 से 40 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें सिंचाई अवश्य चाहिए। तो समय समय पर, अभी देखिए सितंबर से अक्टूबर माह के बीच में अगर बारिश नहीं हो रही है तो आप सिंचाई अवश्य डालें, बिल्कुल सूखा स्थिति में फसल को नहीं आने दें। और साथ ही साथ यह भी ध्यान दें कि जो किसान भाई अगर नेत्रजन का अंतिम हिस्सा नहीं डाले हैं वो अभी डाल सकते हैं और डाल करके उसमें निकौनी करने के बाद इसको मेड़ बना दे ताकि कंद की बढ़वार अच्छी से बने रहे। और जहाँ तक की बात आई इसमें कीट व्याधियों की, तो इसमें 2-3 तरह के कीट लगते हैं, जैसे कि लाही। तो लाही रोकने के लिए रोगर 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में डाल करके छिड़काव कर दें। दूसरा जो कीट है तना छेदक कीट है, इसके बचाव के लिए जो मोनोक्रोटोफॉस है 0.05% का घोल बना करके उसको 2 से 3 छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर अवश्य करें। और तीसरा जो कीट है वो पत्ती मोड़ कीट जिसको बोलते हैं, पत्तियां मुड़ने जैसी लगती है, सूखने लगती हैं, तो उसके लिए भी आप रोगर द्वारा उसका निदान पा सकते हैं। 1 मिलीलीटर प्रति 1 लीटर पानी में घोल बना करके अवश्य छिड़काव करें। और जहाँ तक कि रोग की बात होती है उसमें होता है कंद विगलन। तो कंद विगलन आप देखेंगे कि कंद बनते समय भी उसका कंद जो गलने लगता है, तो उससे पहले ही आप निदान के लिए आप ऐसा करें, उसमें डायथेन M45 उसका जो है 0.25% और साथ ही साथ बेविस्टिन का 0.1% उसको मिला करके उसका घोल बना लीजिए और उसको भी 2 से 3 बार छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर अवश्य करें। और दूसरा जो एक बीमारी होता है जिसको पर्ण धब्बा या चित्ती रोग कहते हैं, पत्तियां जिसमें चित्ती पड़ने लगती है और पत्तियां सूखने लगती हैं, तो उसको भी उसके निदान के लिए इसमें भी बेविस्टिन 0.1%, M45 का जो 2.5% का घोल बना करके उसको एक छिड़काव करें और साथ ही साथ उसके 15 दिनों के अंतराल पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% का छिड़काव करें ताकि आपका जो फसल है ये बीमारी से मुक्त रहे।
आगे और भी बहुत कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ एक बहुत छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। मछली पालन सह बत्तख पालन व्यवसाय पर जानकारी। आइए झारखंड की सैर पर चलते हैं। खूबसूरती, प्राकृतिक संपदा और विकास की अपार संभावनाएं हैं यहाँ, पर उन्नति की राह पर ये कैसे गति अवरोधक है? खोजेंगे इन्हें, निकालेंगे हल जोहार झारखंड में। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। मछली पालन एक लाभकारी व्यवसाय तो है ही, इसके साथ यदि आप बतख पालन भी करते हैं तो इस व्यवसाय से आप अतिरिक्त आय ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप मछली के साथ बतख पालन कैसे करें, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं बिहार कृषि महाविद्यालय जिला पटना के डॉक्टर संजीव कुमार। मछली पालन के साथ कई बार पिग को जोड़ दिया जाता है, कैटल के साथ जोड़ दिया जाता है। तो मछली और बत्तख दोनों को एक साथ पालने की विधि को हम लोग मिश्रित पालन बोलते हैं, जिसमें एक ही जगह पे एक ही तालाब में जिसमें आप मछली पालन करते हैं उसको आप डक फार्मिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों जीवों को जब एक साथ रख के पालन करते हैं तो दोनों को ही फ़ायदा है, प्लस खेती जो कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा ये होता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार उनको देखने को मिलता है। तो उदाहरण के रूप में अगर 1 हेक्टेयर का तालाब है तो उसमें आप करीब 6000 फिंगरलिंग्स यानी छोटे मछलियाँ पाल सकते हैं और उसके साथ साथ 200 से 300 तक बत्तख रख सकते हैं। जो प्रमुख बत्तख की जो ब्रीड्स हैं जो ऐसे मिश्रित पालन में इस्तेमाल करते हैं उसमें आपका इंडियन रनर और खाकी कैम्बल महत्वपूर्ण है। खाकी कैम्बल के साथ खासियत ये है कि अंडे बहुत देती हैं। इसके अलावा कुछ इंडियन ब्रीड्स हैं डक्स के जिसका भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि नागेश्वरी है, सिलहेट मेट है। कुछ मीट टाइप्स ऑफ डक्स होते हैं जैसे कि वाइट पेकिंग है, एलिसबेरी है, मस्कावी है। तो इनके साथ मिश्रित करके अगर मछली पालन किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा मछली और ज़्यादा से ज़्यादा आपको डक के मांस और बत्तख के अंडे आपको 1 साल में मिल जाएंगे। तो अगर आप 1 हेक्टेयर के तालाब में 200 से 300 तक डक्स रखते हैं, बत्तख रखते हैं और करीब 6000 मछली के बच्चे छोड़ते हैं तो साल भर में आपको करीब 18000 बत्तख के अंडे मिल सकते हैं और 3500 से 4000 तक मछलियाँ मिल सकती हैं और साथ साथ आपको 400 से 500 केजी तक बत्तख के मांस भी मिल सकते हैं। एक ही तालाब में दोनों जीवों का पालन साथ साथ कर लेते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि जो बत्तख हैं उनके जो लीटर्स होते हैं, जो लीटर निकलता है उसको आप तालाब में छोड़ते हैं ताकि मछलियों को भोजन की तरह वो इस्तेमाल कर सकें। और दूसरी फ़ायदा ये है कि जब बत्तख पानियों में तैरते हैं तो जितने खाद से और जो भी चीज़ डाली गई है तालाब में मिलाने के लिए उसका चारों तरफ उनका मिश्रण हो जाता है। इसके अलावा उनके तैरने से जो एरेशन होता है तो ऑक्सीजन बहुत अच्छे से मछली तक पहुंचता है। बहुत सारे ऐसे परभक्षी जीव होते हैं जो मछली को खा जाते हैं, उनको बत्तख खा लेते हैं, तो इससे उनका वृद्धि ज़्यादा होता है और कम से कम मछलियाँ मरती हैं। एक बत्तख को करीब एक दिन में 100 ग्राम दाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो खाने के समय 20-30 ग्राम करीब बर्बाद चला जाता है। तो ये जो बर्बाद दाने हैं वो भी मछलियों के काम आ जाते हैं। तो उनका प्रोटीन का जो खपत है, जो डिमांड है, वो बहुत सारा पूरा हो जाता है इन्हीं चीज़ों से। जो बत्तखों में एक आदत होती है कि मिट्टी खोदते हैं, तो मिट्टी खोदने की वजह से अंदर में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो खाद्य पदार्थ पानी के अंदर हैं, वो निकल के पानी में घुल मिल जाता है जो मछलियों के काम आता है। प्लस ऐसे जीव जिनका भक्षण मछलियाँ करते हैं जिसे प्लैंकटॉन्स बोलते हैं, तो ये प्लैंकटॉन्स का वृद्धि होता है पानी में, जो कि खाद्य पदार्थ की तरह मछलियाँ इस्तेमाल करते हैं।
और कुछ ऐसे पौधे जो अच्छे नहीं हैं, जो हानिकारक माने जाते हैं पानी में मछलियों के लिए। जब तालाब की सतह पे बत्तख उसका इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे पौधे मर जाते हैं। तो इस तरह से तालाब का सफाई हो जाता है, मछलियों को पोषक तत्व मिल जाता है, बीमारियों से बच जाते हैं और बत्तख उनको बीमारियों से बचाव में मदद मिलती है और बहुत सारे उनके खाद्य पदार्थ मछलियों के तालाब से ही पूरा हो जाता है, उनका जीवन यापन बढ़ जाता है। तो एक साल में जैसे कि मैंने बताया कि 1 हेक्टेयर का तालाब है तो आपको करीब 400 से 500 केजी करीब बत्तख के मांस मिल जाते हैं, 18-19 हज़ार करीब बत्तख के अंडे मिल जाते हैं और 3.5 से 4 हज़ार करीब मछलियाँ मिल जाती हैं। तो इस तरह से ये बड़ा फ़ायदेमंद व्यवसाय हो सकता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला दुमका से भैरव सिंह जी ने। आप चारा कुट्टी मशीन पर जानकारी चाहते हैं तो भैरव सिंह जी आपकी जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई, जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज हम लोग देख रहे हैं कि चेफ कटिंग माने कुट्टी को कैसे काट करके गाय को खिलाएंगे और कितने बड़े कुट्टी खिलाएंगे, कितना साइज का कुट्टी होना चाहिए जिससे कि हमारा जो मवेशी है वो खाए, बढ़िया से खाए और बढ़िया से दूध मिल सके। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कुट्टी काटने की मशीन है। कुट्टी काटने की मशीन 2 तरह का होता है, एक तो सिलेंडर टाइप का होता है और एक फ्लाईव्हील टाइप का होता है। या तो उस सिलेंडर टाइप में भी आप पावर लगा सकते हैं और एक फ्लाईव्हील टाइप में भी पावर लगा सकते हैं। पावर मीन्स या तो मोटर से चलाएं या फिर डीजल इंजन से चलाएं, किसी भी तरह उसको पावर को ट्रांसफर कर सकते हैं बेल्ट के द्वारा, बेल्ट पुल्ली के द्वारा, चेन स्प्रोकेट के द्वारा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं पावर जो चालित कुट्टी काटने की मशीन है, इसमें मुख्यतः एक मोटर लगी होती है। मोटर 3.5 HP हॉर्स पावर की होगी लगे और उसमें बेल्ट के द्वारा इसको पावर दिया जाता है। और ये फीडिंग यूनिट है, जो भी हमारा जो घास काटते हैं या पुआल लाते हैं जिसको काटना है कुट्टी के लिए, वो इसमें रखते हैं और इसमें एक चेन टाइप का लगा हुआ है, क्रोल चेन लगा हुआ है, जिससे कि वो करके चला जाता है। इसको लगाने से ये फायदा है कि जब कुट्टी काटने की जो मशीन होती है, मैनुअल चलाए या पावर से ऑपरेटेड, तो उसमें हाथ कटने की ज़्यादा संभावना होती है। इसलिए ये जो चेन बनाया गया है इस पर हम लोग रख देते हैं। ये चेन होता जाता है और ये फिर सिलेंडर अंदर में जाता है जहाँ पर कि फीडिंग यूनिट में, और वो जाने के बाद वहाँ पे एक ब्लेड लगा हुआ है, 2 ब्लेड इसमें लगा हुआ है और वो ब्लेड क्या करता है कि कुट्टी को काटता है। कुट्टी को काटने के बाद आगे की जो ऊपर लगा हुआ है, इससे हम वो कुट्टी ऊपर में वो थ्रो करता है, फेंक देता है। तो हम लोग अगर देखें इसका कि चूंकि पावर ऑपरेटेड है तो इसका मुख्यतः अगर 1 घंटा में देखें तो 3 से 4 क्विंटल तक ये कुट्टी काट सकता है। और इसी में अगर कुट्टी की साइज की बात करें कि जो हमारा सुटेबल हमारा फार्मर के लिए मवेशी के लिए है, उसमें आप देखेंगे तो नंबर ऑफ जो कुट्टी का जो साइज है वो बढ़ाते घटाते, अगर नंबर ऑफ ब्लेड अगर ज़्यादा लगा दे तो कुट्टी का साइज छोटा होने लगेगा, और अगर कुट्टी नंबर ऑफ ब्लेड को घटा दे, अगर 2 लगाए 1 लगाए तो कुट्टी का साइज बढ़ जाता है। तो जैसा आपको ज़रूरत है, जिस हिसाब से ज़रूरत है आप उसको वैसा काट सकते हैं। एक तो ये हुआ। दूसरा कि आप अगर जो मोटर है उसकी RPM बढ़ा दें, अगर स्पीड बढ़ा दें, यानी कि जो इस पर पावर जो दे रहा है वो उसके जो हमारी जो फ्लाईव्हील है उसके घूमने की जो स्पीड बढ़ जाएगी, तो उससे भी कुट्टी का जो कटा हुआ जो कुट्टी आता है उसके साइज बढ़ सकता है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसका करीब अगर अनुमानित हम मूल्य बताएं यहाँ पे तो करीब ये 10 से 12 हज़ार में ये मशीन आता है। और इसमें इसके अलावा मोटर आप जैसे लगा सकते हैं, पावर अगर ट्रैक्टर से दे सकते हैं तो ट्रैक्टर के जो PTO शाफ्ट होते हैं उस पर आप पुल्ली लगा दें और पुल्ली से बेल्ट के द्वारा इस पर दे सकते हैं, या पावर टिलर आपके पास है तो उससे आप दे सकते हैं पावर, जिससे कि ये चलता है और चलने के बाद वो कुट्टी की कटाई अच्छी तरह से करता है। इसका अगर रख रखाव की बात करें तो रख रखाव इसमें कुछ नहीं है। अगर जहाँ पे आप देखेंगे कि जो गियर शाफ्ट लगा हुआ है वहाँ पे लुब्रिकेशन डाल देते हैं,
मोबिल डाल देते हैं, और जहाँ पे दो शाफ्ट अगर मूव कर रहा है तो वहाँ पे हम लोग ग्रीसिंग जहाँ पे डालना है वहाँ पे ग्रीस डाल देते हैं। और इसको कुट्टी काटने के बाद इसको थोड़ा सा साफ सफाई कर दे, ताकि जो कुट्टी के साथ जो गर्दा या मिट्टी आता है वो उसमें फंसा ना रहे। तो कुट्टी के साथ अगर फंसा रहे तो वो फिर गियर हमारा या फिर जो चेन है वो जाम हो जाता है, जिससे कि फिर हमको उपयोग करने में कठिनाई हो सकती है। कुट्टी काटने की मशीन है, ये एक फ्रेम लगा हुआ, फ्रेम में 4 पहिया लगा हुआ। इस पहिए से हम इस कुट्टी काटने की मशीन को एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सकते हैं, और कहीं भी उसको मोटर से या ट्रैक्टर से या पावर टिलर से इसको पावर ड्राइव देंगे और ये आराम से काम करेगा। किसान भाई देखें तो कुट्टी जो मशीन के द्वारा जो काटा जाता है वो करीब एक साइज का कटेगा। अगर आप दो ब्लेड लगाते हैं तो उससे भी जो कुट्टी कटेगा, अगर बड़ा कटेगा तो एक ही साइज का कटेगा। लेकिन हम मैनुअली जो काटते हैं, जो गड़ासे से काटते हैं या हंसुआ से काटते हैं, तो उसमें देखेंगे कभी बड़ा छोटा, तो मवेशी को खाने में दिक्कत होता है। तो अगर हम लोग देखें मशीन के द्वारा अगर कटाई करते हैं तो कम समय लगेगा और आपको पैसे की बचत है और जो ऊर्जा की बचत है। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार से। और चलिए अब देख लेते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। परवल की उन्नतशील किस्में एवं रोपाई तकनीक, पॉली हाउस में झरबेरा फूल की खेती अधिक आय का जरिया। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय पर आपसे होगी मुलाकात खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तमाम और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।